Hi everyone. We are in our process of understanding financial accounting. हम लोग अभी तक जर्नल पे 2 वीडियोस कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे जर्नल से लेजर की. अब एक बार क्विक रिकैप के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है रिकॉर्डिंग. और रिकॉर्डिंग का हम एक मेजर एलिमेंट कर चुके हैं जो था जर्नल. उसके बाद होता है क्लासिफाइंग, और क्लासिफाइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेजर का. तो आज हम देखेंगे कि ये लेजर किस तरीके से बनता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब लेजर को समझने के लिए पहले हमें कुछ ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल लेना पड़ेगा और उसके बाद उन ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि लेजर कैसे बनता है. सो लेट्स से हम लोग किसी तरीके के बिजनेस में हैं, आप इंडिविजुअली या मैं किसी तरीके के बिजनेस में हैं और हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं एक इंडिविजुअल से जिसका नाम है ए. ठीक है, ए है इसका नाम, और मैं थ्रू आउट द ईयर इनसे सामान खरीदती हूँ. लेट्स से मैं बात कर रही हूँ ईयर 2022 की. ठीक है, अब ईयर 2022, अब मैं मान के चल रही हूँ कि मैं जो मेरा नॉर्मल आपका कैलेंडर ईयर होता है वही मेरा अकाउंटिंग ईयर है. मतलब मैं 31 दिसंबर को ही अपने अकाउंट्स को क्लोज करती हूँ. लेट्स से मैंने 1 जनवरी 2022 को अपने अकाउंट शुरू किए और 31 दिसंबर 2022 को खत्म किए. ठीक है जी. अब लेट्स से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मैं ये देख रही हूँ कि ए के साथ मेरी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं. लेट्स से पहले हुई 1 जनवरी को लेट्स से मैंने परचेज किया ए से 10,000 का सामान. ठीक है, ऑन क्रेडिट. अब मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रही हूँ क्योंकि हम अभी क्रेडिट और कैश समझ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख दे दूंगी कि कौन सी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है. उसके बाद 31 जनवरी को मैंने परचेज किया ए से और सामान 20,000 रुपीज़ का क्रेडिट पर. ठीक है, उसके बाद लेट्स से 5 फरवरी को मैंने ए को पेमेंट की 10,000 रुपीज़ की. ठीक है, उसके बाद 4 अप्रैल को मैंने फिर से ए से सामान खरीदा 50,000 का क्रेडिट पर. ठीक है, उसके बाद लेट्स से अगस्त में मैंने ए को पे ऑफ कर दिए लेट्स से 20,000 रुपीज़. ठीक है, पेड रुपीज़ 20,000 टू ए. अब इसी तरीके से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती रही लेट्स से दिसंबर तक. ठीक है, दिसंबर तक लेट्स से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती रही. अब मैं सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ, तो अभी मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ए एक ऐसा एग्जांपल है. मैं ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो बहुत बार हो रही होंगी, लेकिन अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि हम सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं ए नाम के इंडिविजुअल से. और मैंने क्या किया, पहले उसे 10,000 का सामान खरीदा, फिर 20,000 का खरीदा, फिर मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिए, फिर 50,000 का सामान खरीदा, फिर 20,000 रुपये दे दिए. और इस तरीके से मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की उसके साथ टिल दिसंबर. 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक मेरे पास ए से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी. और ये सारी ट्रांजेक्शन मैंने कहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी थी, जर्नल में रिकॉर्ड कर रखी थी. मैंने क्या कर रखा था, प्रॉपर एंट्रीज कर रखी थी. 1 जनवरी को एंट्री हुई होगी, फिर 31 जनवरी को हुई होगी, फिर 5 फरवरी को, 4 अप्रैल को, अगस्त में. ठीक है, अब मान के चलिए कि लेट्स से, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा उतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हर एक दिन पे बहुत ज़्यादा होंगी. अब लेट्स से अगर हर एक दिन पे 100 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट, 100 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो आप उन 100 ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. उन 100 ट्रांजेक्शन में से एक ट्रांजेक्शन किसकी होगी, ए की भी होगी. नेक्स्ट डे भी 100 ट्रांजेक्शन होगी, मे बी उसमें भी एक ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होगी, ए से रिलेटेड होगी. अब साल की एंड में मुझसे पूछा गया कि भाई टोटल आपने कितना सामान खरीदा था ए से, और मुझे ये बताओ कि ए को कितना पैसा देना अभी बचा है. जायज़ क्वेश्चन है. अब ए से आपने पहले 10,000 का सामान खरीदा, फिर 20,000 का खरीदा, 50,000 का भी खरीदा है, और 30,000 रुपये आप अभी तक उसे पे कर चुके हैं. इस तरीके से और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन अभी बची हुई हैं. तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर ये तो जानना होगा कि आपको ए को टोटल फाइनल अमाउंट देना कितना है, राइट. अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जर्नल की बुक उठाएंगे, रोज की 100 एंट्रीज देखेंगे, क्योंकि अब याद तो रहेगा नहीं कि किस दिन पे सामान खरीदा था, किस दिन पे पेमेंट की थी. आप याद करके देखिए, आप पिछले 6 महीने की सारी ट्रांजेक्शन्स याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते. कि आप कितनी बार दुकान गए, आपने कौन सा सामान खरीदा हर एक पर्टिकुलर डे, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी होती है कुछ. तो अब आप क्या करेंगे, हर रोज़ की 100 ट्रांजेक्शन्स को चेक करेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई एक ही ट्रांजेक्शन कहाँ पर है. ठीक है, ये भी कर लेंगे. उसके बाद आप उसे पिक करेंगे, अच्छा ठीक है, मैंने 10,000 का सामान खरीदा, ठीक है भाई 10,000 का खरीदा, फिर 20,000 का खरीदा, चलो जी इसे भी एड अप कर दो. ठीक है, फिर 10,000 रुपये पे ऑफ कर दिए. ठीक है भाई, ये हो गया था 30,000. 30,000 में से 10,000 गया, आपके इतना बच गया 20,000. फिर 50,000 का सामान और खरीद लिया, कितना हो गया 70,000. फिर 20,000 रुपये और पे कर दिए, तो भाई 50,000 रुपये बचे हैं, राइट. एक तो तरीका ये है. अब ऐसा भी हो सकता है, अब ये तो मैंने सारी ट्रांजेक्शन दिसंबर तक दिखाई नहीं, लेकिन बहुत सारी ट्रांजेक्शन अभी बची हुई होंगी. अब इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप किस दिन 100 ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं और उसमें कहीं आपकी एक ही कोई ट्रांजेक्शन मिस हो गई. बहुत पॉसिबल है, क्योंकि आप पूरे उसको चेक कर रहे हैं और बीच में एक ट्रांजेक्शन मिस हो जाए, आपको दिखे ना, क्योंकि आप सुबह से यही काम कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो मिस भी हो सकती है.
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रखी हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम इस डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें जिसमें कि वो हमें हेल्पफुल हो, राइट। हमें हेल्पफुल कब होगा, जब हमें पता चलेगा भाई असेट्स कितने हैं कंपनी के, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, और प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ था कंपनी को। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, हमें इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। और इस डेटा को प्रोसेस करने का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है लेजर क्रिएट करना, जिसे हम क्लासिफिकेशन का स्टेप भी बोलते हैं। अब हमें पहुंचना तो यहाँ तक है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए ये रॉ डेटा है हमारे पास, ये सब क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल डेटा है। इस फाइनेंशियल डेटा को मुझे क्या करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके से रिफाइन करना है कि मैं उससे लास्ट में ये डिराइव कर पाऊँ। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले करना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होगा कि मैं क्या करूँगी कि भाई ए का एक अलग से ही अकाउंट बना लूँगी, ठीक है। ले लो ये है ए का अकाउंट, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ए, ये है ए का अकाउंट। ए के अकाउंट में मैंने दिखा दिया कि भाई हाँ 10,000 रुपये मैंने 10,000 का सामान लिया, फिर मैंने 20,000 का सामान लिया, ठीक है, फिर मैंने 10,000 उसे दे दिए, फिर मैंने 50,000 का सामान लिया और फिर मैंने 20,000 रुपये उसे पे कर दिए, और आखिर में मेरे पास 50,000 रुपये की उधारी बची है। मतलब मुझे साल की एंड में ए को 50,000 रुपये देने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ए का एक सेपरेट लेखा जोखा। मैंने क्या किया, ए के अकाउंट को सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, और मैंने उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी सब उसी के अंदर लिख दी, ठीक है। मैंने क्या किया, सब उसी के अंदर लिख दी। मैंने लिख दिया ए ने भी पहले 10,000 रुपये का सामान दिया, फिर 20 का दिया, फिर टोटल कितना हो गया, 30,000 का सामान हो गया, 10,000 रुपये पे किए तो 20,000 बचे, फिर 50,000 का सामान लिया, 70,000, 70 में से 20 पे कर दिया तो लास्ट में 50,000 रुपये बचे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं ए से कुछ सामान खरीदूंगी या ए से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो एक तो मैं उसकी जर्नल एंट्री कर दूंगी, और जैसे ही उसकी जर्नल एंट्री होगी मैं साथ में उसकी डिटेल्स इसके ये अकाउंट में भी डाल दूंगी। जैसे इसके बाद 20,000 रुपये देने के बाद लेट से मैंने एक और बार ए से सामान खरीदा 20,000 रुपये का, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन भी कर दूंगी और यहाँ पे डायरेक्टली मैं 20,000 रुपये एक्स्ट्रा भी लिख दूंगी कि मेरे को भाई 20,000 रुपये और देने हैं क्योंकि 20,000 का सामान और खरीदा है, ठीक है। तो ये होता है बेटा क्लासिफिकेशन, और इसे हम बोलते हैं लेजर, इसे हम बोलते हैं लेजर। अब लेजर को बनाने का एक फॉर्मेट होता है। अब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग एक फॉर्मल सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं सब करते हैं, सबके लिए मैंडेटरी होता है। तो इसमें जो फॉर्मेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं इस बोर्ड को क्लियर करती हूँ और हम देखते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। सबकी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर लिख ली हैं और इसमें 3 अकाउंट्स बॉदर हो रहे हैं। एक आपका असेट, कैश जो है वो आपका असेट है, एक्सपेंसेस परचेजेस आपके एक्सपेंसेस में आते हैं, और लायबिलिटी AMRD क्या है, लायबिलिटी है। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ट्रांजैक्शन में मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो परचेज को करेंगे हम डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट डेबिट। और ए नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये जाएगी क्रेडिट में, तो एज अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। उसके बाद जब हम बात करें पेमेंट की तो कैश नाम का असेट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि मैं पेमेंट करूंगी तो वो जाएगा क्रेडिट में, तो ये 2 कैश क्रेडिट हुआ है और 2 कैश क्रेडिट हुआ है। और ए नाम की लायबिलिटी जो है वो कम होगी तो ये जाएगा डेबिट साइड पे, सो एज अकाउंट डेबिट एंड एज अकाउंट डेबिट। तो ये है इसकी जर्नल एंट्री। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले प्रीवियस वीडियोस देखकर आ जाइए। ओके, अब ये तो हो गई जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, अगर मैंने इसे ऐसे डायरेक्टली लिख लिया, चलिए मैं क्या करती हूँ, इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ और ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। लेट्स से जब भी अब मुझे ये बताना है कि भाई ए नाम की लायबिलिटी लास्ट में कितनी है, पहले 10,000 फिर 20,000, फिर मैंने क्या किया, कैश पे कर दिया, तो ये क्या हो गई, कम हो गई। ब्रैकेट से मैं दिखा रही हूँ कि मतलब यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी है, यहाँ पे भी मैंने पेमेंट कर दी है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 10 + 20 = 30, 30 - 10 = 20, 20 + 50 = 70, 70 - 20 = again 50। तो मतलब ए को हमें कितने पैसे देने हैं एंडिंग में, 50,000 रुपीज़ देने हैं। कितने की लायबिलिटी बची है अभी, 50,000 की लायबिलिटी बची है। ये तो हो गई सिंपल मैथ्स के तरीके में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मेट में डालते हैं। फॉर्मेट में डालने के लिए बेटा जितना भी कोई भी जो अकाउंट होता है वो एक टी शेप का होता है। टी शेप यानी कि हम पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टी शेप्ड अकाउंट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ एज अकाउंट, कि किसका अकाउंट है, ए का अकाउंट है। भाई इसमें मैं ये बता रही हूँ कि ए से कितना पैसा देना है, ए से मेरी कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ठीक है। अब ये है एज अकाउंट। अब लेट्स से यहाँ पे क्या क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा डेट, ठीक है, यहाँ पे भी डेट आएगा, और जो हम लोग इस साइड पे लिखेंगे उसका जस्ट क्लोन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा डेट, ठीक है। डेट के बाद, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स, इसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलिए इतना बड़ा पर्टिकुलर्स का कॉलम छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है भाई, ये आ गया पर्टिकुलर्स। यहाँ पे छोटा सा कॉलम आता है एक और, जो होता है आपका JF, जर्नल फोलियो हम सब बोलते हैं। जैसे हमें आपको याद होगा जर्नल में हमने लेजर फोलियो देखा था, यहाँ पे जर्नल फोलियो होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल फोलियो क्या होता है। इस तरफ भी आ जाएगा जर्नल फोलियो और यहाँ पर आ जाएगा फाइनली अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका अमाउंट।
तो ये बन गया आपका ए का अकाउंट, ठीक है। चलिए, ये तो बन गया आपका अकाउंट। अब मैं ये जो इसकी सेंटर लाइन है थोड़ी सी डार्कन कर देती हूँ ताकि आपको पता चलता है कि किस साइड पे ये पूरा खत्म हो रहा है और फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट किसका? ए अकाउंट का। अब ऐसा ही हमारा कैश अकाउंट भी बन सकता है, ऐसा ही हमारा परचेज अकाउंट भी बन सकता है। जितनी भी चीज़ें, जितने भी अकाउंट के नाम हमारे जर्नल में आते हैं उन सब का अलग से लेजर बनाया जाता है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ आपको ए का अकाउंट दिखा रही हूँ। अब ए हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। जरा वापस इस वाले टेबल पर जाइए जो हमने देखा था। चलिए, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट, ठीक है। मतलब सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखिए बेटा, टी शेप अकाउंट में जो ये वाली साइड होगी वो होती है डेबिट की, और ये वाली साइड जो होती है वो होती है क्रेडिट की, ठीक है। याद रखिए, ये साइड क्या है? डेबिट की, ये साइड क्या है? क्रेडिट की, ठीक है। अब लायबिलिटीज में ए क्या है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का पॉजिटिव साइड क्या होगा? क्रेडिट, यानी कि ये क्या है? पॉजिटिव साइड, और ये क्या है? नेगेटिव साइड, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रूल लिख रखा है कि लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट साइड में जाती है, बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में जाती है। अब आई नो अभी चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही है, लेकिन स्टे कनेक्टेड विद मी, आपको ये पूरा समझ में आने लगेगा। चलिए, पहले अब मेरे को डेट्स नहीं याद जो मैंने लिखी थी, तो कोई भी डेट यहाँ पे ले लीजिए। पहली चीज़, ए नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हुई। क्या हुई? इंक्रीज हुई। देखो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को, सारे अमाउंट्स को एक साथ लिख लिया है। अब फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले अमाउंट्स यानी कि जो ये वाले अमाउंट है 10,000, 20,000, 50,000, इन्हें एक तरफ लिखेंगे, और जो ये वाले हैं 10,000 और ये वाला 20,000 इसे दूसरी तरफ लिखेंगे। तो ये क्या है हमारे? ये है पॉजिटिव साइड, ये है हमारी नेगेटिव साइड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब ए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी वो कौन सी साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि फॉलोइंग डेट पर, क्योंकि मैंने सामान परचेज किया था, तो मेरी ए नाम की लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है कितने से? 10,000 से। कितने से इंक्रीज हुई है? 10,000 से इंक्रीज हुई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने सामान खरीदा किसी डेट पर, तो फिर से मेरी ए नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि मैंने सामान खरीदा है। कितने से? 20,000 रुपये से इंक्रीज हुई है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेसिफिक डेट पर ए नाम की लायबिलिटी कम हुई है, क्योंकि मैंने क्या पे किया है? कैश पे किया है। कितना कैश पे किया है? 10,000 कैश मैंने पे किया है, ठीक है। उसके बाद ए नाम की लायबिलिटी और इंक्रीज हुई है, क्योंकि मैंने एक डेट पे क्या किया है? और परचेजेस की हैं। कितने की हैं? 50,000 की है, ठीक है। उसके बाद ए नाम की लायबिलिटी कम हुई है, डिक्रीज हुई है। क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि मैंने कैश पे किया है। कितना कैश पे किया है? 20,000, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे ये अकाउंट पढ़ के दिखाना, तो आप कैसे बताओगे? ए क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी पहले इंक्रीज हुई क्योंकि मैंने सामान खरीदा कितने का? 10,000 का। फिर मैंने दोबारा सामान खरीदा कितने का? 20,000 का। मैंने और सामान खरीदा कितने का? 50,000 का। तो मैंने टोटल सामान कितना खरीदा है? मैंने टोटल सामान खरीदा है 50 + 20 70, 70 + 10 80,000 का मैंने टोटल सामान खरीदा है, ठीक है। और मैंने पेमेंट कितनी कर दी है? मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी है, 20,000 की पेमेंट कर दी है। तो मतलब 80,000 में से मैं कितने पैसे दे चुकी हूँ? 30,000 रुपये दे चुकी हूँ। तो मतलब मेरा कितना पैसा बचा हुआ है? मुझे कितने और देने हैं? मुझे देने हैं 50,000 रुपये और देने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पर सारी प्लस और माइनस की टर्म साथ में रख ली थी, मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस को दो अलग अलग साइड पे बांट दिया, क्योंकि ये किसका अकाउंट था? ये लायबिलिटी का अकाउंट था। तो क्रेडिट साइड इज माय प्लस साइड और डेबिट साइड इज माय नेगेटिव साइड, राइट। और कुछ लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, अब आपने अपनी बुक्स में देखा होगा कि आप कैसे करते हैं लेजर में पोस्टिंग, जैसे है परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तो ये है आपका एज अकाउंट। तो ए क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। तो परचेज क्या हो रहा है आपका परचेज हो रहा है डेबिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय परचेज अकाउंट। अब इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इन सारी ट्रांजेक्शन में ए अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मतलब ये सारी किसकी ट्रांजेक्शन होंगी? ये सारी ट्रांजेक्शन होंगी डेबिट की, और ए क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट हो रहा है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। देखिए यही है ट्रांजेक्शन, ठीक है। इन सारी ट्रांजेक्शन में ए क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा। तो मतलब एज अकाउंट डेबिट, तो ये किसका होगा? टू कैश। देखिए ये एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे भी क्या होगा? एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमेशा याद रखना बेटा, ये डेबिट और क्रेडिट किसका दिखा रहा है? ए अकाउंट का दिखा रहा है। मतलब इन सारी ट्रांजेक्शन में ए को क्या किया गया है? डेबिट किया गया है, और इन सारी ट्रांजेक्शन में ए को क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। मतलब इसे किया गया होगा डेबिट और ए गया होगा क्रेडिट में, और वैसे ही यहाँ पे ए गया होगा डेबिट में और ये आया होगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश एंड टू कैश, ठीक है। आप चाहें तो ये टू लिखें या फिर ना लिखें, वो आपके फॉर्मेट पे डिपेंड करता है जो आपके स्कूल में बताया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये लेजर अकाउंट बनता है। अब जो ये लेजर है ये इसी तरीके से आपके परचेजेस के लिए भी बनता है, कैश के लिए भी बनेगा, बाकी चीज़ों के लिए भी बनेगा। लेकिन अगर
आपको ये अच्छे से समझना है तो मेक श्योर कि नेक्स्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि कल जो वीडियो आएगी, क्योंकि उसमें मैं और लेजर अकाउंट की बात करूँगी। सिर्फ एक लेजर बना देने से आपको लेजर ढंग से समझ में नहीं आएगा। हम नेक्स्ट की वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और उसके बाद लेजर किस तरीके से बनता है और जर्नल और लेजर के बीच में क्या कनेक्टिविटी है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू लाइक इट, यू शेयर इट, और आप नीचे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जब भी आएँ तो आपको पता चलता रहे और आपकी पढ़ाई कहीं पर भी मिस ना हो। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।